16 जनवरी 1942 ये वो दिन था जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और इस अटैक के बाद अमेरिका जापान पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए नेवी के बहुत सारे प्लेन्स दक्षिण प्रशांत महासागर की तरफ जापान की जितनी भी पनडुब्बियां थी उनको तबाह करने के लिए चले जाते हैं। वहीं हम एक और प्लेन को देखते हैं जिसमें पायलट हेराल्ड, टोनी और रेडियोमैन जीन होता है। ये लोग भी जापान की पनडुब्बी पर अटैक करने जा रहे थे और जब ये अपना काम खत्म करके वापस आ रहे थे तब अचानक से मौसम काफी खराब हो गया था और ये लोग अपना रास्ता भटक गए थे और आसमान में बहुत ऊपर पहुंच गए थे। काफी देर भटकने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका फ्यूल भी अब खत्म होने वाला है। जिन रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन सिग्नल क्लियर न होने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाता और ये लोग मॉर्स कोड के जरिए भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कांटेक्ट नहीं कर पाते। अब इनका फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका था, इसलिए पायलट हेराल्ड कहता है कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, इसलिए हमें इस बड़े से समुद्र के ऊपर ही लैंड करना पड़ेगा। अब ये लोग अपना कुछ जरूरी सामान लेते हैं और समुद्र के अंदर ही लैंडिंग कर देते हैं और इनका प्लेन धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगता है। हेराल्ड की सीट बेल्ट तो खुल जाती है लेकिन टोनी और जिन की सीट बेल्ट नहीं खुलती और उस प्लेन के साथ साथ ये लोग भी डूबने लगते हैं। इससे पहले ये दोनों डूबते तभी इनकी सीट बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों ऊपर आ जाते हैं और ये तीनों एक एयर बोट में बैठ जाते हैं। ये लोग उस हादसे से तो बच गए थे लेकिन इनका आगे का सफर इतना भी आसान नहीं था क्योंकि ये लोग दक्षिण प्रशांत महासागर के बीचों बीच में थे और इनके पास खाना पानी भी नहीं था और दूर दूर तक जमीन का भी कोई पता नहीं था और इसके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि जल्द ही यूएस नेवी उन्हें आकर यहाँ से बचा लेगी और तभी उन्हें सामने से यूएस नेवी का एक प्लेन जाते हुए दिखाई देता है। तभी हेराल्ड कहता है कि हमें पैराशूट खोल देना चाहिए ताकि पैराशूट को देखकर वो लोग हमारी मदद के लिए आ सके, क्योंकि इनकी एयरबोट काफी छोटी थी और इतनी ऊंचाई से वो लोग इनको नहीं देख पाते। लेकिन इनके पास पैराशूट भी नहीं था, वो समुद्र में प्लेन के साथ ही डूब चुका था और न ही इनके पास फ्लेयर गन थी। तभी ये तीनों अपनी लाइफ जैकेट उतारते हैं और उसे हिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो प्लेन बहुत दूर होने की वजह से उन्हें देख नहीं पाता और चला जाता है। हेराल्ड कहता है कि प्लेन हमारे लिए ही यहाँ आया था लेकिन वो हमें देख नहीं पाए और ये हमारा आखिरी मौका था। तभी टोनी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये लोग एक ही जगह पर बार बार हमें ढूंढने नहीं आएंगे, इसका मतलब कि अब इन्हें खुद ही किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। और ये लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है और अगर जापानी सेना ने इनको देख लिया तो वो लोग इनको पकड़ लेंगे। हेराल्ड सबसे उनके जूते उतरवाने को कहता है क्योंकि ये सफर बहुत ही लंबा होने वाला है, लेकिन उनकी बहुत छोटी थी, उसमें सामान रखने की भी जगह नहीं थी। इसलिए हेराल्ड कहता है कि हमें अपने जूते फेंकने होंगे। टोनी और जीन तो अपने जूते समुद्र में फेंक देते हैं लेकिन हेराल्ड नहीं फेंकता। दोनों के पूछने पर वो बताता है कि अगर हमें जमीन दिखाई दी तो एक आदमी के जूते तो चाहिए होंगे ना हमें, इसलिए मैंने अपने जूते नहीं फेंके। और इसी तरह इनका पहला दिन बिना खाने पीने के बीत जाता है। एयरबोट बहुत छोटी होने की वजह से ये लोग ठीक से सो भी नहीं पाते, इसलिए ये तीनों बारी बारी से सोते हैं। रात को हेराल्ड को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इसलिए वो अपने जूते में यूरिन करता है और उसे पी जाता है क्योंकि वो जानता था कि अब इनको पीने के लिए पानी नहीं मिलने वाला। अगली सुबह हेराल्ड, जो कि एक पायलट था और वो रास्ता अच्छी तरह से जानता था, वो उन्हें बताता है कि हम इस समुद्र में फंस चुके हैं और हमारी बोट हवाई की तरफ जा रही है जो यहाँ से 1900 माइल्स दूर है और हमारे पीछे साउथ अमेरिका है जो यहाँ से 6400 माइल्स दूर है। अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो कुछ ही हफ्तों में पहुंच जाएंगे। लेकिन टोनी कहता है कि हम पहुंचना तो छोड़ो, भूख और प्यास से ही मारे जाएंगे। लेकिन तभी जीन कहता है कि पानी में बहुत सारी मछलियां हैं, हम कुछ करके इन्हें पकड़कर खा सकते हैं। एयरबोट में कुछ सामान पड़ा था, उसकी मदद से वो लोग एक कांटा बनाते हैं जिससे वो मछली पकड़ सके। वो उस कांटे को पानी में फेंक देते हैं और तभी इनके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये लोग उसे खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रस्सी टूट जाती है और उसमें वो कांटा भी नहीं होता। जिन कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ और मुझे गर्मी भी लग रही है। अब जिन पानी में कूद जाता है। टोनी भी सोचता है कि वो भी पानी में जाएगा लेकिन हेराल्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने सुना है इस पानी में शार्क है। अब ये बात जीन सुनता है और वो भी जल्दी से बोट में आ जाता है। जैसे तैसे टाइम बीतता है और उन्हें समुद्र में 5 दिन बीत जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन ये पानी वो पी भी नहीं सकते थे और न ही इन्होंने कुछ खाना खाया था। तीनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो समुद्र के पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन हेराल्ड उसे रोकता है और कहता है कि ये पानी तुम्हारे शरीर को और भी ज्यादा सुखा देगा। दरअसल ये तीनों हेराल्ड की वजह से ही यहाँ फंसे हैं, क्योंकि वो वेस्ट की तरफ जा रहा था और वो जीन से पूछता है कि क्या हम सही जा रहे हैं, और रेडियो पर उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना है। और हेराल्ड की गलती की वजह से ये लोग रास्ता भटक गए थे और फ्यूल खत्म होने की वजह से ये लोग समुद्र में फंस चुके थे।
तभी हेरोल्ड को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। वो पेंसिल निकालता है और कहता है कि इससे हम एक मैप बना सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। इसके बाद वो एक मैप बनाना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे अपनी लोकेशन के बारे में पता चलता है। तब वो कहता है कि हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा, और उनके पास लाइफ जैकेट और जो भी सामान था उससे वो एक लंगर बनाते हैं, जिससे उनकी बोट एक जगह पर रुक जाएगी। और जब हवा का रुख बदलेगा तब ये लोग उस लंगर को निकाल देंगे, ताकि बोट उसी तरफ जाए जहां इनको जाना है। अब ये लोग लंगर बनाकर पानी में डाल देते हैं, जिससे इनकी बोट एक जगह पर रुक जाती है। अब ये लोग ऊपर वाले से दुआ करते हैं, क्योंकि अब इन्हें मौत भी सामने दिखाई दे रही थी। जिन कहता है कि हमने सारे काम अच्छे नहीं किए हैं, आज हमें आपकी मदद की जरूरत है। हेरोल्ड को भी समझ आता है कि उनके जैसे काफी सारे लोग समुद्र में फंसे होंगे, और वो ऊपर वाले से कहता है कि जितने भी लोग समुद्र में फंसे हैं उन सबकी मदद करना। टोनी कहता है कि हमें पानी की बहुत जरूरत है, इसलिए बारिश करवा देना। लेकिन इनकी प्रार्थना करने के काफी टाइम बाद भी बारिश नहीं होती, जिस बात से टोनी नाराज हो जाता है। जिन कहता है कि थोड़ा सब्र करो। अब रात हो जाती है। जब ये लोग सो रहे थे तब बारिश होने लगती है, और आज कई दिनों के बाद ये लोग पेट भर के पानी पीते हैं। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके शरीर में ताकत आ गई थी। अब जीन कई दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हेरोल्ड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा सब्र करने वाला फिशरमैन नहीं देखा है। तो जीन कहता है कि मैं जिस टाउन से आया हूँ वहाँ एक कहावत है, यू डोंट कैच यू डोंट ईट। लेकिन अब जीन का सब्र भी टूट चुका था, इसलिए वो अपनी जेब से चाकू निकालता है। तब हेरोल्ड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस चाकू को तुम हमेशा अपनी जेब में ही रखना, क्योंकि ये चाकू एयरबोट में छेद कर सकता है। लेकिन जीन उसकी बात नहीं सुनता है और पानी में मछली का आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही उसे पानी में मछली दिखाई देती है, वो उस पर चाकू का वार कर देता है। लेकिन तभी उसे लगता है कि उसने बोट पर ही चाकू मार दिया है। तब हेरोल्ड कहता है कि चाकू निकालना मत, अगर उसने चाकू निकाला तो बोट में पानी भरने लगेगा। लेकिन तभी जीन देखता है कि उसने चाकू एक छोटी शार्क पर मारा था। ये देखकर वो शार्क को अपनी बोट में खींच लेते हैं। इसके बाद वो लोग एक हफ्ते के बाद पहली बार खाना खाते हैं, जिस वजह से ये लोग बहुत खुश होते हैं और इनके शरीर में भी ताकत आ जाती है। तब हेरोल्ड कहता है कि जब मैं अपने घर जाऊंगा तब मेरी वाइफ मुझसे बहुत नाराज होगी। तब वो इन दोनों से पूछता है कि क्या तुम्हारी भी शादी हुई है। टोनी कहता है कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जीन कहता है कि ना तो मेरी शादी हुई है और ना मेरी गर्लफ्रेंड है। तब टोनी कहता है कि तुम मेरी बहन को डेट करना, वो बहुत खूबसूरत है। और जब ये लोग बातें कर रहे थे तब बहुत सारी शार्क इन्हें घेर लेती हैं। काफी देर तक इनकी बोट के आसपास घूमने के बाद वो शार्क इन पर अटैक नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं तब इन्हें फिर से बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। और एक रात जब जीन पानी में हाथ डालकर बैठा था तब एक शार्क उसके हाथ पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। लेकिन जीन की किस्मत अच्छी होती है कि उसको ज्यादा चोट नहीं आई थी। और कुछ टाइम बाद जीन को लगता है कि सामने कोई आइलैंड है और वो टोनी को दिखाता है। लेकिन टोनी कहता है कि सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब इतने दिन समुद्र में रहने के बाद इनको हेलोजिनेशन होना शुरू हो जाता है। अब ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि टोनी के हाथ में उसकी गन होती है। तब जीन कहता है कि तुम अपनी गन मुझे दो और बिल्कुल भी आवाज मत करना। तभी टोनी देखता है कि सामने उनकी राफ्ट पर एक पक्षी बैठा है। तभी जीन उस पर गोली चलाता है और गोली उसे लग जाती है, लेकिन वो समुद्र में गिर जाता है। हेरोल्ड की नींद भी खुल जाती है और जब वो देखता है कि पक्षी पानी में गिरा है तो वो बिना कुछ सोचे समझे समुद्र में कूद जाता है और उस पक्षी तक पहुंच जाता है। जैसे वो उस पक्षी को उठाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी शार्क आ रही है। इससे पहले शार्क उस पर अटैक कर पाती वो राफ्ट पर आ जाता है और शार्क उनकी राफ्ट के नीचे से निकल जाती है और हेरोल्ड बच जाता है और उन्हें खाना भी मिल जाता है। आज कई दिनों बाद ये लोग खाना खाते हैं और इतने दिनों तक समुद्र में रहने के बाद इनके दिमाग पर भी असर होना शुरू हो जाता है। इन्हें अजीब अजीब सपने आ रहे थे और देखते देखते टाइम बीत जाता है और उन्हें 20 दिन हो गए थे। सुबह होने पर हेरोल्ड देखता है कि ये दोनों भी सोए हुए हैं और कोई भी हवा का रुख नहीं देख रहा है। ये देखकर वो गुस्सा होता है और उन्हें बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था और तुम सो रहे हो। लेकिन तभी जीन गुस्सा होता है और उसे बोलता है कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है और वैसे भी आज हमें 20 दिन हो गए हैं, अब तक हमें आइलैंड पर पहुंच जाना चाहिए था, तो कहाँ है तुम्हारा आइलैंड। तो हेरोल्ड कहता है कि मैंने उसका एक रफ मैप अपने दिमाग में बनाया था, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों हेरोल्ड पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने एक रफ मैप बनाया है, यानी तुम्हें सही से कुछ भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। इस बात से जीन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हम इस समुद्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चला कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। जब हम प्लेन में थे तुम अपने डायरेक्शन को भूल गए थे और ईस्ट की जगह वेस्ट चले गए थे और तय की हुई जगह से इतनी दूर आ गए थे कि हमारा रेडियो भी आउट ऑफ रेंज हो गया था। हेरोल्ड भी अपनी गलती मानता है और कहता है कि जब हम प्लेन में थे तब उसकी आंख लग गई थी और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो लोग बहुत दूर आ चुके हैं
और उनके रेडियो का सिग्नल भी नहीं मिल रहा था और सिग्नल ना मिलने की वजह से वो लोग बार बार इधर उधर घूम रहे थे, जिसकी वजह से उनका फ्यूल भी खत्म हो गया था। यानी कि सारी गलती हैरोल्ड की होती है। वो इन दोनों से माफी मांगता है और रोने लगता है। अब जीन उस मैप को उठाता है जो हैरोल्ड ने उसकी लाइफ जैकेट पर बनाया था। अब यह मैप ही उनको उनकी मंजिल तक लेकर जाएगा। अब यहाँ हैरोल्ड को एक आइडिया आता है और उसके पास जो जूते थे वो उनको काट लेता है और उनसे चप्पू बना लेता है, ताकि जिस दिशा में भी ये लोग जाना चाहें वहाँ वो जा सकते हैं। अब ये देखकर टोनी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि जो कोई भी सबसे पहले आइलैंड देखेगा वो बाकी 2 लोग उसे डिनर कराएंगे। लेकिन इनका रास्ता इतना भी आसान नहीं था और इनको पूरे 30 दिन हो चुके थे इस विशाल समुद्र में। इन लोगों में एक दूसरे से बात करने की भी ताकत नहीं थी, क्योंकि ये तीनों बहुत भूखे प्यासे थे। और उसी रात बारिश होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें फिर से पानी मिलता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि सामने से बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और ये लोग उस तूफान में फंस जाते हैं और इनकी बोट पलट जाती है। टोनी, जिसको तैरना नहीं आता था, वो भी खो जाता है। तभी वो देखते हैं कि टोनी एयरबोट की तरफ होता है और बड़ी मुश्किलों से वो लोग एक एक करके एयरबोट में चढ़ जाते हैं और इसी तरह इस खतरनाक तूफान में ये लोग रात बिताते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि इन तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ये लोग अब समझ चुके थे कि अब ये जिंदा नहीं बचेंगे। इन लोगों को हेलुसिनेशन होने लगता है। हैरोल्ड अपनी वाइफ को याद करके रोता है। वहीं जीन को टोनी की बहन दिखाई देती है। वो टोनी से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन दिखाई दे रही है। ये सब सुनकर हैरोल्ड बहुत दुखी होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब इस तरह होगा, मुझे माफ कर दो। तभी टोनी बहुत हिम्मत करके बोलता है और कहता है कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, हम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते। और वो चप्पू चलाना शुरू कर देता है और उसे देखकर उन दोनों में भी हिम्मत आ गई थी। अब 34 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक जिंदा लाश की तरह पड़े होते हैं, जिनके अंदर बात करने की भी ताकत नहीं थी। उसी हालत में टोनी कहता है कि मैंने एक सपना देखा है जहाँ मैं एक गर्म खेत में था। तभी हैरोल्ड कहता है कि मैं भी ये सपना 2 बार देख चुका हूँ। तभी हैरोल्ड समुद्र का पानी पीने लगता है। दरअसल उसने मान लिया था कि अब ये लोग नहीं बचने वाले। और तभी जीन कहता है कि मुझे सामने की तरफ कुछ हरा दिख रहा है, पता नहीं वो शायद मेरा हेलोजिनेशन है या सच है। जब ये दोनों उठकर देखते हैं तो उन्हें सामने एक आइलैंड दिखाई देता है। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि 34 दिन समुद्र में रहने के बाद इन्हें कोई आइलैंड दिखाई देता है। ये लोग बहुत जोर जोर से अपने राफ्ट को उस दिशा में धकेलना शुरू कर देते हैं और फाइनली कुछ ही देर में ये लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। 34 दिनों बाद आज इन्होंने पहली बार जमीन देखी थी और वहीं पर उन्हें 2 छोटे से घर भी दिखाई देते हैं और ये तीनों उस घर की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली ये तीनों इस मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद 20 फरवरी 1942 को पाकू पाकू आइलैंड पर पहुंच पाते हैं और इन तीनों की जान बच जाती है क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी थी। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि उन तीनों ने लगभग 1000 माइल्स का सफर तय किया था उस छोटे से राफ्ट में और हैरोल्ड को अवार्ड भी मिला था क्योंकि उसने अपने क्रू को बहुत अच्छे से लीड किया था इतनी मुश्किल समय में। इस हादसे के बाद हैरोल्ड ने रिटायरमेंट ले ली थी और टोनी ने अपना करियर नेवी में जारी रखा था और जब 1986 में उसकी मौत हुई तब उसकी अस्थियों को समुद्र में बहा दिया गया था। और जीन ने भी वार के दौरान रेडियो मैन का काम किया था और 1964 में उसने टोनी की बहन से शादी की थी। और मूवी के लास्ट में हमें इन तीनों को असली फोटो भी दिखाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।